नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और अगले आधे घंटे आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार को मुजफ्फरनगर भेजा है। मुजफ्फरनगर हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यूपी के 16 जिलों में माहौल बिगाड़ने की साजिश चल रही है। मुजफ्फरनगर में सेना के 10,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। आरएएफ, पीएसी और राज्य पुलिस की कंपनियां भी तैनात हैं। मुजफ्फरनगर के नई मंडी, कोतवाली और सिविल लाइंस थाना के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना ने शहर में फ्लैग मार्च किया। मुजफ्फरनगर हिंसा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। घायलों की तादाद 40 के पार पहुंच गई है। हिंसा में मारे गए एक शख्स के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस परिवार में 4 छोटे बच्चे हैं। इनकी मां भी बुरी तरह से जख्मी हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि मुजफ्फरनगर पर केंद्र की नजर है। केंद्र राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है। है पर जैसे कि आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार हाथ पे हाथ बैठे रहेगी। इसका नियंत्रण करिए। गृह मंत्री ने सुशील कुमार शिंदे जी ने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की है। मुजफ्फरनगर में तनाव के बीच में बाजार बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। कई जगह हिंसा के दौरान हुई तोड़फोड़ के निशान देखे जा सकते हैं। तनाव के बीच लोगों में दहशत का माहौल है। मुजफ्फरनगर में रविवार को भी 2 जगहों पर हिंसा भड़की। शाहपुर में हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 12 बच्चे घायल हो गए। वहीं कुटबी गांव में हुई हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और पत्रकार राजेश वर्मा के परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। जहां सख्त कार्रवाई की जरूरत है, सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देश हैं। कर्फ्यू भी लगा है और मेरी अपील होगी वहां के सभी लोगों से कि जहां शांति का माहौल बना रहना चाहिए, शांति का माहौल रहे। हिंसा की आग पिछले महीने 27 अगस्त को कवाल गांव में छेड़खानी के बाद 3 लड़कों की हत्या से भड़की। इस घटना को लेकर शनिवार को नागला मंदौड़ गांव में एक महापंचायत हुई। इसी दौरान एक गुट ने दूसरे पर हमला बोल दिया और पूरा जिला हिंसा की आग में झुलस उठा। यूपी के मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी अपील भी है जनता से शांति बनाए रखें और कहीं पर भी ये दंगा और ये न होने दें। अब हम बहुत सख्ती से हमारी सरकार अब वहां पर निपटेगी। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार सबके निशाने पर है। पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने वहीं कहा कि तनाव रोकने के लिए सरकार जुटी हुई है। जो दंगा भड़काएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की सेना लगा दी गई, कर्फ्यू लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है जल्दी ही वहाँ नॉर्मल हो जाएगा। हमारी भी अपील है वहाँ दोनों संप्रदाय के लोगों से शांत बरकरार रखा है। राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को यूपी में अप्रिय घटना घटने से पहले ही सूचना थी। सूचनाएं गृह मंत्रालय को कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी। वो सूचनाएं इस बात की संकेत थी कि हमारे प्रदेश में कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए कांग्रेस ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि सरकार ने वक्त रहते ध्यान दिया होता तो मामला इतना नहीं भड़कता। मुजफ्फरनगर हिंसा पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्गी ने ट्वीट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के इस कार्यकाल का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। यूपी में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में नाकामयाब रही है सरकार। इससे तो बीएसपी का शासन ठीक था। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मुजफ्फरनगर में भड़के तनाव के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। मुजफ्फरनगर हिंसा पर बीएसपी ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनके बेटे और सांसद जयंत चौधरी ने भी कहा है कि जब से सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से यूपी का माहौल ज्यादा खराब हुआ है। मुजफ्फरनगर हिंसा पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी चिंता जाहिर की है और शांति बनाए रखने की अपील की।
इलाहाबाद में मुजफ्फरनगर हिंसा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंका। पुलिस ने जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो जमकर बवाल हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगाने के लिए आरएसएस बीजेपी में महामंथन का दौर जारी है। आरएसएस बीजेपी समन्वय समिति की बैठक में मोदी ने भी हिस्सा लिया। हालांकि तय कार्यक्रम के चलते वो बैठक बीच में ही छोड़कर गुजरात निकल गए। इसके पहले दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी से मुलाकात की थी। लगभग 50 मिनट तक चली इस बैठक में संघ नेता सुरेश सोनी और दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे। आरएसएस की कोर कमेटी की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा दी गई थी और खबर ये भी है कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी पार्टी के अंदर विरोधों के बावजूद मोदी के नाम का ऐलान करने का मूड बना लिया है। गुजरात के सूरत में गणपति पूजा के आयोजकों ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर वोटिंग कराने का फैसला किया है। इसके लिए खास ईवीएम मशीन भी बनाई गई है जिसमें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव के विकल्प रखे गए हैं। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी का यह सौभाग्य नहीं है कि वो लाल किले से तिरंगा फहरा सके। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का घमासान चरम पर है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कह दिया है कि कांग्रेस की ओर से पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक आदर्श उम्मीदवार है। राहुल गांधी would be an ideal choice for the Prime Minister's position after the 2014 election. I would be very happy to work for the Congress party under the leadership of Mr. Rahul Gandhi. मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को पीएम पद का आदर्श उम्मीदवार कहा तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो राहुल को लेकर आपका क्या कहना है? राहुल भी तो प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। राहुल भी तो प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। शिवराज ने कहा कि मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी की अगुवाई में काम करने की बात कहकर पीएम पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की बात कही है। उन्होंने कहा कि न मोदी पीएम बनेंगे न राहुल, बहुमत क्षेत्रीय पार्टियों को मिलेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा है कि बिहार में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार बता दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोयला घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के जंतर मंतर में व्यवस्था परिवर्तन रैली में उन्होंने केंद्र सरकार पर खूब हमला बोला। कोयला घोटाले की गायब फाइलों को लेकर भी बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पीएम फाइलों की रखवाली नहीं कर सकते तो भजन कीर्तन करें। इससे पहले बाबा रामदेव ने दिल्ली के छावला इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने एक बार फिर से पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी की वकालत की। आसाराम के राजदार और छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन की गिरफ्तारी के लिए जोधपुर पुलिस ने पुष्कर के द्वाश्रमों में छापेमारी की। पंचकुंड और डुंगरिया खुर्द के आश्रम में पुलिस पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि 1 घंटे की खोजबीन के बाद भी शिल्पी यहां नहीं मिली। नाबालिग लड़की से यौन शोषण मामले में गिरफ्तार आसाराम पर अब बाल तस्करी का शिकंजा कस सकता है। राजस्थान राज्य के बाल संरक्षण आयोग ने जोधपुर पुलिस को इस बाबत पत्र लिखा और कहा कि आसाराम के खिलाफ बाल यौन हिंसा संरक्षण कानून के तहत जांच की जाए। एक अखबार के हवाले से खबर यह है कि जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम और उनके सेवादार शिवा के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। ये मुलाकात आसाराम के बैरक नंबर 4 के कमरे में हुई। शिवा को शनिवार को ही न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की लड़की की सुध यूपी सरकार ने 3 हफ्ते बाद ली। अखिलेश सरकार के मंत्री रियाज अहमद और समाजवादी पार्टी के नेता लीलावती कुशवाहा ने पीड़ित लड़की और उनके परिजनों से मुलाकात की। राजस्थान के कोटा में भी आसाराम का आश्रम विवादों में घिर गया है। आश्रम प्रबंधन पर आरोप है कि आश्रम ने वन विभाग की 50 बीघा से ज्यादा की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के भरतपुर में आसाराम के आश्रम पर 4 बीघा कृषि जमीन पर आलीशान आश्रम बनवाने का आरोप है। भरतपुर डीएम ने तहसीलदार को धारा 177 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में 15 सितंबर को होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर बीजेपी ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। घर घर जाकर बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया और लोगों से रैली में आने की अपील की जा रही है।
एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के मौके पर होने वाली कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भूमि पूजन किया। तोमर ने कहा कि इसे ऐतिहासिक बनाने की कोशिश होगी। हरियाणा के जुलाना में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान का भरोसा भी दिया। बिहार में इन दिनों बीजेपी और जेडीयू में जबरदस्त पोस्टर वॉर चल रहा है। नमो नमो करने वाली बीजेपी अब बिहार में सुमो यानी कि सुशील मोदी का राग गाने लगी है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार की तस्वीर वाले पोस्टर भी जगह जगह पर लगाए गए। दिल्ली वालों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। राजधानी में एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है। सीएनजी के दाम ₹3.70 बढ़ा दिए गए हैं। यूपी में भी सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल आज ऑटो रिक्शा चलाकर सीएनजी और पीएनजी के बढ़े हुए दामों में रोल बैक करने की मांग करेंगे। उनके इस विरोध में कई ऑटो रिक्शा वाले भी शामिल होंगे। नई दिल्ली से लुधियाना तक अब हर दिन शताब्दी ट्रेन चलेगी। साथ ही शताब्दी अब जींद स्टेशन पर भी रुकेगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा खुद शताब्दी ट्रेन में बैठकर जींद पहुंचे। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में एक इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम पर करीब 10 करोड़ 34 लाख रुपए का खर्च आएगा। लखनऊ में सीएम ऑफिस के कर्मचारियों में चूहों का खौफ है। उन्हें डर है कि कहीं चूहे जरूरी फाइलों को नुकसान न पहुंचा दें। चूहों से निपटने के लिए बाकायदा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। चूहा सफाई अभियान के लिए 1,85,000 रुपए का बजट भी दिया गया है। यूपी में अखिलेश सरकार की रोक के बावजूद हरिद्वार से संतों का जत्था 84 कोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या के लिए निकला है। स्वामी चिन्मयानंद की अगुवाई में करीब 5 दर्जन संत हरिद्वार से बस के जरिए रवाना हुए। आगरा में आज से शुरू होने वाले एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जोरदार तैयारी चल रही है। सम्मेलन में अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। बैठक से पहले पंडाल सजाए जा चुके हैं। वहीं शहर भर में चप्पे चप्पे पर पोस्टर और होर्डिंग लगे हैं। आरुषि मर्डर केस में आज अहम सुनवाई होनी है। आज ये तय होगा कि तलवार दंपति विदेश से एक डॉक्टर को बतौर गवाह बुला पाते हैं या फिर नहीं। इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल यहां दो नेताओं के समर्थकों के बीच टिकट के बंटवारे को लेकर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा का नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता और पूर्व विधायक उषा ठाकुर के समर्थक आपस में उलझ गए। बनारस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की बाहरी लोगों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पटना में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में भर्ती के लिए हो रही परीक्षा में धांधली और पेपर लीक होने की शिकायत करते हुए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। भोपाल में प्रदेश के 1000 डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक्टरों ने मांग की कि डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबंध वाले आदेश में संशोधन किया जाए। हरियाणा के फतेहाबाद में एडवोकेट सुरेश बंसल हत्याकांड मामले में वकीलों की हड़ताल जारी रही। वकीलों ने पूरे प्रदेश में हड़ताल की धमकी देते हुए पुलिस से बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। कानपुर के बर्रा इलाके में मिठाई की एक दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी को देखते ही देखते पूरी दुकान को खाक कर दिया। गनीमत रही कि वक्त रहते ही लोगों को आग का पता चल गया, जिससे किसी की जान नहीं गई। कानपुर में टेम्पो टैक्सी संचालकों ने पुलिस की उगाही से तंग आकर थाने में जमकर हंगामा किया। टेम्पो चलाने वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले उनसे वर्दी की धौंस दिखाकर वसूली करते हैं। यूपी का अलीगढ़ डेंगू से परेशान है। अब तक अलीगढ़ में आधा दर्जन से ज्यादा लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं। मुरादाबाद में पिछले 15 दिन से इलाज के अभाव में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें विधायक शमीमुल हक इलाके के खोजपुर पीपलसाना में रहस्यमय बुखार फैला हुआ है, लेकिन सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सिख और उनकी मां पर नकाबपोश अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। हमले में पंजाब के जलंधर के रहने वाले गुलविंदर सिंह और उनकी मां गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। गुड़गांव पुलिस ने हत्या और लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 शातिरों को धर दबोचा है। पुलिस को उनके पास से देसी कट्टा, कारतूस और लूटी गई कार बरामद हुई है। बगहा पुलिस ने व्यापारी शेख सानी के अपहरण का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। शेख सानी रामनगर से नरकटियागंज जा रहे थे। दिल्ली के अशोकनगर में कुछ बदमाशों ने एक घर में घुसकर पति पत्नी को गोली मार दी। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
इलाहाबाद में बेखौफ बदमाशों ने आईटीबीपी के 2 जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को मीरगंज पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर अंजाम दिया गया। पंजाब के तरनतारन में एक मां ने अपने बेटे की हत्या करके उसकी लाश को आंगन के नीचे दबा दिया। पुलिस ने शव को आंगन से निकालकर मां को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के प्रतापगढ़ में सेना की भर्ती के दौरान भगदड़ मचने से करीब 20 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 जिलों के 40,000 अभ्यर्थियों के लिए सेना भर्ती मेला चल रहा था। भोपाल में एक शख्स ने गर्ल्स हॉस्टल की ग्रिल तोड़कर कमरे में घुसने के बाद छात्रा का रेप करने की कोशिश की। नाकाम रहने पर शख्स ने महिला पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। गुड़गांव में पुलिस ने हत्या और लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुड़गांव में एक बेकाबू डंपर ने एक सेंट्रो कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक कार सवार की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में 22 अगस्त को महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों में से एक सिराज ने 19 अगस्त को भी एक महिला से रेप की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त मामला दर्ज नहीं किया और आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। कानपुर देहात में मंचलों से परेशान एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। लड़कों की छेड़खानी से परेशान नाबालिग लड़की की मां उसे घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। घर में बंद परेशान लड़की ने खुद को आग के हवाले कर दिया। असम पुलिस ने हथियारों से भरा एक ट्रक बरामद किया है। पुलिस को दीमापुर से आ रहे एक ट्रक से एक AK-56 राइफल, 300 से ज्यादा राउंड गोलियां, सेमी ऑटोमेटिक राइफल जैसे हथियार बरामद हुए हैं। पंजाब पुलिस ने अफीम की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने मोहाली में एक ट्रक से 20 किलो अफीम के साथ 2 युवकों को पकड़ा है। यूपी के फिरोजाबाद में आबकारी विभाग और टुंडला पुलिस ने दूसरे राज्यों से भारी मात्रा में लाई गई अंग्रेजी शराब पकड़ी है। पुलिस ने शराब के एक तस्कर को 42 लाख की शराब के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के लखीसराय में बाढ़ का कहर जारी है। यहां बंशीपुर इलाके में तैता बांध टूटने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ से दहशत में लोग प्रशासन की मदद के इंतजार में हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ की चपेट में है। पार्क का करीब 55% हिस्सा पानी में डूब चुका है, जिससे पार्क प्रशासन के साथ ही साथ जानवर भी बेहाल हैं। पश्चिम बंगाल में रहस्यमय बीमारी से हो रही नवजात बच्चों की मौत की जांच के लिए राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला लिया है। आज गणेश चतुर्थी है और आज से 10 दिनों तक मुंबई में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देगी, यानी गणपति लोगों के घर में 10 दिनों के लिए पधारेंगे। मुंबई के विले पार्ले इलाके में गणपति को बनाने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया गया है। पिछले 6 सालों से गणेश उत्सव इसी तरह से मनाया जाता है। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक मॉल के अंदर बर्फ के गणपति बनाए गए हैं। यहां 2 तरह की मूर्तियां बनी हैं, एक 600 किलोग्राम की तो दूसरी 500 किलोग्राम की। मुंबई के अंधेरी में राजा मंडल के दर्शन के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। गणपति मंडल की तरफ से फरमान जारी किया गया है कि छोटे कपड़े और खुली बाह वाली टी-शर्ट पहनने वालों के पंडाल में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। आज से शुरू हो रही गणपति पूजा को देखते हुए मुंबई के सभी पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने ये भी बताया है कि पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सुरक्षा के लिए कई जवान तैनात होंगे। नागपुर में गणपति की मूर्तियों को लेकर महानगर पालिका ने सख्ती दिखाई है। पालिका प्रशासन के मुताबिक प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में इस बार होने वाली रामलीला में सीताहरण हेलीकॉप्टर से होगा। इन सब पर करीब 80 लाख रुपए खर्च होगा। भूमि पूजन के साथ इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और अब खबर खेल जगत से। भारत ए ने न्यूजीलैंड ए को 6 विकेट से हरा दिया। विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में जीत के लिए मिले 258 रन के लक्ष्य को भारत ए ने 45वें ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत ए की ओर से सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने शानदार 103 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उथप्पा ने 8 चौके और 5 छक्के भी लगाए। कुश्ती को 2020 ओलंपिक के लिए जगह मिल गई है। कुश्ती को आईओसी की बैठक में वोटिंग के आधार पर यह जगह मिली। खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने ओलंपिक में कुश्ती के बरकरार रखे जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने पहलवानों से कहा है कि अब वो जी तोड़ मेहनत करें। लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार रादेक स्टेपनिक ने अमेरिकी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया।
यूएस ओपन का टाइटल सेरेना विलियम्स ने अपने नाम कर लिया है। सेरेना ने विक्टोरिया अजरेंका को फाइनल मुकाबले में हरा दिया। यूएस ओपन के मेंस फाइनल की लाइनअप तैयार हो गई है। आज खेले जाने वाले फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच की भिड़ंत दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल से होगी। जापान बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने पर सायना नेहवाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि चैंपियनशिप और इंडियन बैडमिंटन लीग के चलते उन्हें काफी थकान हो गई थी और आराम की जरूरत थी। मलेशिया में होने वाले सीनियर हॉकी एशिया टूर्नामेंट के लिए हरियाणा की ऋतु रानी को कप्तानी सौंपी गई है। ऋतु को कप्तान बनाए जाने पर उनके परिजन काफी खुश हैं। G20 सम्मेलन से लौटने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर सीरिया पर कार्रवाई किए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि रासायनिक हमले के बाद जैसी तस्वीरें हमने सीरिया में देखी हैं, उस पर हम आंखें मूंदे नहीं रह सकते। G20 सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि सीरिया के कथित रासायनिक हमला कर अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्मण रेखा लांघी गई है। ब्रिटेन के शाही महल बकिंघम पैलेस में घुसपैठ और चोरी के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दोनों को जमानत के बाद छोड़ भी दिया गया। अति सुरक्षा वाले महल में सेंधमारी की इस वारदात से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ममनून हुसैन आज शपथ ग्रहण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हुसैन को शपथ दिलवाएंगे। आने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट में अनुष्का शर्मा डबल रोल में दिखाई देंगी। ये पहला मौका होगा जब अनुष्का किसी फिल्म में दोहरी भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग श्रीलंका में हो रही है, जिसमें रणबीर कपूर लीड भूमिका में है। और करीना कपूर एक बार फिर से आइटम नंबर करने जा रही हैं। फिल्म दबंग 2 में सलमान खान के साथ ठुमके लगा चुकी करीना अब अपने पति सैफ अली खान के साथ आइटम नंबर करेंगी। सैफ की आने वाली फिल्म हैप्पी एंडिंग में करीना का स्पेशल आइटम नंबर है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही।